हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों 9th क्लास की फिजिक्स में अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 5th नंबर। 4 चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। 5वां चैप्टर क्या है दोस्तों? इस चैप्टर में दिया गया है ध्वनि। ध्वनि के बारे में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ध्वनि क्या होती है। जो हमारे कानों को किसी चीज़ के आहट की, किसी चीज़ को सुनने की, किसी चीज़ के वस्तु के होने की आभास होता है दोस्तों, अपने स्थायित्व की पहचान होती है, वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, साउंड कहलाती है दोस्तों। जैसे कहीं पर कोई मान लो ढोल बज रहा हो, कोई बाजा बज रहा हो, कोई स्पीकर बज रहा हो, तो उससे जो निकलने वाली ध्वनि होती है वो एक ऊर्जा के रूप में निकलती है और हम लोगों के कानों तक पहुंचती है। तो दोस्तों हम लोग उस चीज़ को सुनते हैं। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन करती है, किसी आवाज़ के होने का एहसास कराती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं, अपना चैप्टर का नाम क्या है? ध्वनि। तो दोस्तों डाल लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 है ये। चैप्टर नंबर 5वां है दोस्तों, ध्वनि। ध्वनि। और दोस्तों ध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। साउंड। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, ध्वनि। दोस्तों जो पार्ट नाम है दोस्तों, उसी की दोस्तों सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं कि ध्वनि आखिर है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे ध्वनि या साउंड। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि किसे कहते हैं या साउंड किसे कहते हैं दोस्तों। ध्वनि हमारे ध्वनि हमारे कानों में ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। यह एक ऊर्जा का रूप है। यह एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। यह एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। जिससे हम सुन सकते हैं। किसी वस्तु के होने का आभास होता है दोस्तों, क्या कहलाती है? भाई ध्वनि कहलाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बना लेते हैं। जो ध्वनि है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ध्वनि ऊर्जा संरक्षण के दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये सार्वभौमिक सत्य नियम है। ये आप लोगों को 9th में पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद में हाई स्कूल में पढ़ोगे, उसके बाद में फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे और उसके बाद में इंटर में पढ़ोगे। दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। एक बार फिर से समझा देते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। दोस्तों ऊर्जा क्या है? ऊर्जा समस्त क्या होती हैं? ना तो इन्हें उत्पन्न की जा सकती हैं और ना ही इन्हें नष्ट की जा सकती हैं। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती रहती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा है और वह गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। जैसे दोस्तों किसी वस्तु को हम इस तरीके से पकड़ते हैं और जब इस वस्तु को छोड़ते हैं तो ये धीरे 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 जाकर नीचे गिरती है। जैसे ही वस्तु नीचे गिरने लगती है तो इसका वेग दोस्तों बढ़ने लगता है, इसका त्वरण जो है वो बढ़ जाता है। जैसे इसका वेग बढ़ जाता है इसकी स्थितिज ऊर्जा घटकर गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होने लगती है दोस्तों। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा यदि कहीं पर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से स्थितिज ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से जो ऊर्जाएं हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। इन्हें उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम दोस्तों आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से रट ले ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ये नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को हमेशा पढ़ने को मिलेगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों ध्वनि क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि ध्वनि क्या है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। ये और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, यानी ध्वनि का संचरण
संचरण मतलब होता है फैलाव यानी फैलना। संचरण मतलब फैलाव या फैलना। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि का संचरण किसमें होता है फ्रेंड्स? तरंगों के रूप में होता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझ गए हैं कि ध्वनि क्या होती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से ध्वनि क्या है? ध्वनि दरअसल अगर देखा जाए तो वह एक ऊर्जा है, यानी ऊर्जा के रूप में बढ़ती है। अब दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कोई वस्तु है, तो दोस्तों यहाँ से जब कोई वस्तु है और दोस्तों जब यह वस्तु क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है, तो हम लोगों के कानों तक कैसे पहुँचती है? दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, तो बोलने से क्या होता है? वो आवाज़ हमारे कानों तक कैसे जाती है? तो दोस्तों वो जाती है तरंग के अनुसार। कैसे जाती है? तरंग की तरीके से। और तरंग कैसे चलती है? जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर कोई एक ये व्यक्ति है, इस तरीके से यहाँ पर कोई एक ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति ने यहाँ पर कोई एक वॉइस अच्छे से बोल दी है। दोस्तों ये कोई एक व्यक्ति है, इसके द्वारा जो बोली गई वॉइस है दोस्तों, जैसे इसने बोल दिया हाय, क्या बोला? हाय। तो दोस्तों वो आवाज़ किस तरीके से चलेगी? तो यहाँ से एक इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन होता है, और इस डायरेक्शन में जो ध्वनि है वो इस तरीके से चलती है, ऐसे। तो ध्वनि की चाल दोस्तों इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे चलती है। अब यहाँ पर कोई एक दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर कोई एक दूसरा लड़का खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक इस तरीके से ये खड़ा है, इस तरीके से यहाँ पर ये खड़ा है दोस्तों, इस तरीके से, इस पोजीशन में। अब इसके ये कान है, तो ये आवाज़ यहाँ से इस तरीके से ऐसे घूमती हुई इसके कानों तक ऐसे प्रवेश करेगी। तो दोस्तों ये आप लोग समझो कि यहाँ से हम लोग केवल आवाज़ बोलते हैं तो वो ध्वनि निकलती है, और ये यहाँ इसके कानों तक कैसे पहुँच जाती है? इसका मतलब है जो इसके ये बीच का भाग है, यानी इस बीच के भाग में क्या है? छोटे 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 अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ से हम लोग ध्वनि बोलते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, तो ये जो छोटे छोटे अणु हैं ये क्या करते हैं? कंपित होते हैं, कंपन करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं। और दोस्तों एक कण से दूसरे अणु, एक कण से दूसरे अणु, इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों के कानों तक वो चीज़ पहुंच जाती है। तो दोस्तों ध्वनि किस तरीके से कार्य करती है? ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जैसे दोस्तों कहा जाए कि आप लोगों के फ़ोन की घंटी बजती है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का कोई मित्र है, कोई व्यवहारी, कोई रिश्तेदार, यदि मान लो कि वो दिल्ली में रहता है, कहाँ रहता है? दिल्ली में। और दोस्तों उसने क्या किया? अपने फ़ोन से आपका नंबर डायल किया। जैसे ही वो अपने फ़ोन से आपका नंबर डायल करता है, आपके फ़ोन में तुरंत से घंटी बज जाती है। तो दोस्तों आपके फ़ोन की घंटी को कौन बजाता है? आपकी फ़ोन की घंटी क्यों बजती है? इस चीज़ को आप लोग सोच कर देखो। क्या करना है फ्रेंड्स? इस चीज़ को आप लोगों को सोचना है। तो इस चीज़ को आप लोग दोस्तों थिंक करिएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को थिंक करना है कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। यदि कोई फ़ोन मिलाता है, तो आपके फ़ोन की घंटी कौन बजाता है? किस तरीके से बजती है? कौन उसे दोस्तों बजाने के लिए प्रेरित करता है? क्योंकि फ़ोन का दिल्ली से भी आता है, बम्बई से भी आता है, जहाँ आपके रिलेटिव रहते हैं वहाँ से वो लोग फ़ोन करते हैं। तो आपके फ़ोन की घंटी कैसे बजती है? क्या कारण है? तो इस कारण का जवाब जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। यदि आप लोग इस कारण का आंसर जानना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, और ये सारे कारण इस चैप्टर में आगे से आप लोगों को क्लियर कराए जाएंगे। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, ध्वनि का उत्पादन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि का उत्पादन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि उत्पादन यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि तब उत्पन्न होती है, ध्वनि ध्वनि तब उत्पन्न होती है ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वस्तु कंपन करती है, जब वस्तु कंपन करती है। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वस्तु कंपन करती है, या कंपायमान वस्तुएं, या कंपायमान या कंपायमान वस्तुएं या कंपायमान वस्तुएं ध्वनि पैदा करती हैं। कंपायमान वस्तुएं ध्वनि पैदा करती हैं। जो भी दोस्तों क्या होती हैं? कंपायमान वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती हैं? ध्वनि को पैदा करती हैं, ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। किसी वस्तु को कंपित करके, किसी वस्तु को
किसी वस्तु को कंपित करके, किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए, ध्वनि पैदा करने के लिए ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा, किसी बाह्य स्रोत द्वारा, किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स डालेंगे उदाहरण। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं। तो नंबर 1 उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? तबला या ड्रम, तबला या ड्रम की, तबला या ड्रम की तनित झिल्ली, तनित झिल्ली, तबला या ड्रम की तनित झिल्ली पर हाथ से, झिल्ली पर हाथ से, झिल्ली पर हाथ से मारकर कंपन पैदा करते हैं, हाथ से मारकर कंपन पैदा करते हैं, मारकर कंपन पैदा करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ध्वनि उत्पन्न करने के साधन होते हैं, या इनको कहें दोस्तों कि ये ध्वनि उत्पन्न करने के एग्जाम्पल होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से ये बने होते हैं और किस तरीके से इनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि तबले में किस तरीके से बना होता है तबला, और उससे किस तरीके से हम लोग ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। तो आइए दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक तबला बना है फ्रेंड्स, और तबले में ये क्या है? तनित झिल्ली है। ये दोस्तों एक ये ड्रम है। तो ड्रम जब बजाते हैं दोस्तों, ये जो तनित झिल्ली है, जब इस झिल्ली में दोस्तों क्या करते हैं, इस लकड़ी से क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं, बजाते हैं दोस्तों, इस पर कंपन करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये ध्वनि उत्पन्न करने का क्या है दोस्तों? ये ड्रम है, इसे ड्रम बोलते हैं। अब आइए तबला देख लेते हैं, तबला कैसा होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये क्या है? ये स्वर यंत्र है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है ये स्वर यंत्र है। तो दोस्तों ये स्वर यंत्र है और ये स्वर तंतु हैं। तो दोस्तों ये तबले का आकार होता है। इससे क्या होता है? इसे भी, इसे जब कंपन करते हैं, इसमें रगड़ लगाते हैं दोस्तों, इससे क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये दो एग्जाम्पल जो है ये किसके हैं? ये ध्वनि उत्पन्न करने के साधन है, इनसे ध्वनि पैदा होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण क्या है दोस्तों? आप लोगों को चित्र भी दिखा दिया गया है। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर चित्र को बना भी सकते हैं। दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में कंपमान स्वरित्र, प्रयोगशाला में कंपमान स्वरित्र, कंपमान स्वरित्र त्रिभुज से, क्या दोस्तों? द्विभुज, त्रिभुज नहीं फ्रेंड्स, द्विभुज से, द्विभुज से उत्पन्न, उत्पन्न ध्वनि होती है, उत्पन्न ध्वनि होती है।
उत्पन्न ध्वनि होती है। इसको दिखाने के लिए एक छोटी इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए एक छोटी टेनिस की गेंद को 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 धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाते हैं। धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाते हैं। किसी आधार से लटकाते हैं। धागे की सहायता से किसी आधार से लटका देते हैं। कंपमान स्वरित्र द्विभुज से स्पर्श कराते हैं। कंपमान स्वरित्र द्विभुज से स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराते हैं। गेंद एक बड़े बल के द्वारा दूर धकेल दी जाती है। गेंद एक बल के द्वारा दूर धकेल दी जाती है। दूर धकेल दी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके का ये एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक आधार बना लेंगे। ये फ्रेंड्स आधार है। इस आधार को इस तरीके से ऐसे प्रदर्शित कर देंगे कि ये यहाँ से कोई आधार बना है, कहीं पर ये लगा हुआ है। इस तरीके से एक दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का एक धागा बांध देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक धागा है और इस धागे में एक यहाँ पर इस तरीके से एक बॉल बंधी। दोस्तों ये एक बॉल है इस धागे में। और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये एक दृढ़ आधार है। ये दोस्तों एक आधार है, ये धागा है, ये दोस्तों बॉल है। और दोस्तों यहाँ पर कंपायमान स्वरित द्विभुज वाला एक लेकर आते हैं। तो दोस्तों कंपायमान द्विभुज वाला किस तरीके का आकृति का होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से लेकर आते हैं। यहाँ पर बना देते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो इस तरीके का एक ये यंत्र होता है दोस्तों। इस यंत्र का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कंपमान स्वरित्र द्विभुज। कंपमान स्वरित्र द्विभुज तो दोस्तों इसका ये नाम होता है। यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं ये क्या है, यह है एक टेनिस बॉल। टेनिस की गेंद है दोस्तों, ये टेनिस की गेंद है। अब दोस्तों जैसे इसे यहाँ से इस तरीके से मारते हैं तो ये यहाँ पर भारहीन धागा है, ये गेंद इस तरीके से ऐसे ऐसे कंप करने लगती है, ऐसे ऐसे चलने लगती है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये गेंद जो है, ये गेंद इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है, इस मूवमेंट पर आ जाती है। दोस्तों ये गेंद जो है यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट पर यहाँ पर पहुँच जाती है। जब दोस्तों यहाँ पर पहुँच जाती है तो इसका जो आधार है वो इस तरीके से ऐसे हो जाता है, ये इस तरीके का आधार बन जाता है। ये कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, ध्वनि का उत्पन्न होना होता है। दोस्तों यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, कंपन करते तंतु से कंपन करते तंतु से सितार
सितार में आप लोग तुमने देखा होगा, जो गिटार होता है दोस्तों, इस तरीके से ऐसे ऐसे बजाते हैं, उसमें बहुत सारे तंतु लगे होते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कंपन करती वायु से बांसुरी, कंपन करती वायु से बांसुरी, कंपन करती वायु से बांसुरी हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कंपन करती तनित झिल्ली से तबला और ड्रम बन जाएगा। कंपन करते तनित झिल्ली, तनित झिल्ली से कौन बन जाएगा? तबला, तबला और ड्रम, ये बन जाएंगे दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? वस्तुओं से घर्षण द्वारा, वस्तुओं से घर्षण द्वारा, वस्तुओं से घर्षण द्वारा। और फाइनल पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। फाइनल पॉइंट क्या है? वस्तुओं को खुरच कर या रगड़ कर, वस्तुओं को रगड़ या खुरच कर, रगड़ या खुरच कर। तो ये दोस्तों था क्या, जहाँ से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, किस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा, चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया कि किस तरीके से जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ध्वनियों का संचरण कैसे होता है, ध्वनि जो है किस तरीके से संचरित होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इसकी। तो दोस्तों ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि ध्वनि एक ऊर्जा है, ध्वनि एक ऊर्जा के अनुसार कार्य करती है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित भी होती है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण। दोस्तों संचरण मीन्स होता है फैलाव, यानी ध्वनि का जो है वो फैलाव किस तरीके से होता है, ध्वनि किस तरीके से फैलती है, किस तरीके से ध्वनि आगे की ओर बढ़ती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ध्वनि जो है किस तरीके से आगे की ओर बढ़ती है। तो ध्वनि का संचरण दोस्तों कैसे होता है? वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें होकर, वह पदार्थ जिसमें होकर, वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है, ध्वनि संचरित होती है। वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है, ध्वनि संचरित होती है, वह माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है, वह माध्यम कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट क्या हैं। माध्यम दोस्तों क्या है? माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस हो सकता है। ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। माध्यम दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है, जब एक वस्तु कंपन करती है, जब एक वस्तु कंपन करती है और अपनी, जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण, तब इसके आसपास के, आसपास के वायु के कण, आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल, भी बिल्कुल वस्तु की तरह,
बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं। वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलन अवस्था से और अपनी संतुलन अवस्था से और अपनी संतुलन अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित हो जाते हैं। संतुलन अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार पॉइंट बना देते हैं और देख लेते हैं दोस्तों इसके पॉइंट में क्या है। वे कंपमान वस्तु के कण, वे कंपमान वस्तु के कण, वे कंपमान वस्तु के कण अपने आसपास के वे कंपमान वस्तु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, वे कंपायमान वस्तु के कण अपने आसपास के वस्तु के कण, दोस्तों यहाँ पर कण छूट गया है, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लें, कण अपने आसपास के वायु के कणों पर बल लगाते हैं। वायु के कणों पर दोस्तों क्या करते हैं, बल लगाते हैं। अतः वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है किसके लिए, ध्वनि के संचरण के लिए। दूसरा स्टार पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे स्टार पॉइंट में क्या है, यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है माध्यम में तब तक चलती रहती है माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाती है तब तक इसमें यह प्रक्रिया चलती रहती है। अगला दोस्तों पॉइंट क्या है, तो अगले पॉइंट में फ्रेंड्स है ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है माध्यम से होकर गति करता है माध्यम से होकर गति करता है।
माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, विक्षोभ गति करता है दोस्तों। क्या लिखना है? माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। माध्यम के कण जो है वो गति नहीं करते हैं, बल्कि माध्यम से जो विक्षोभ माध्यम में गति करता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचता है दोस्तों। कण वहीं पर स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। तरंग एक विक्षोभ है, तरंग एक विक्षोभ है, तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है, जो माध्यम में गति करता है। विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तथा एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा के रूप में, बिंदु तक ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दोस्तों कैसे जाता है? ऊर्जा के रूप में जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता है, जबकि जबकि दोनों बिंदुओं में, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क, सीधा संपर्क नहीं होता है, जबकि सीधा संपर्क नहीं होता है। तो दोस्तों ये सब क्या थे? ये सब थे ध्वनि संचरण के एग्जाम्पल, यानी ध्वनि किस तरीके से संचरित होती है, कैसे ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला स्टार पॉइंट क्या है। तो दोस्तों समझ लेते हैं। ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है, ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा, यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि यांत्रिक तरंगों से किस तरीके से ध्वनि निकलती है। तो आइए दोस्तों इसे एग्जाम्पल और इसे चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो दो यहाँ पर बना लेते हैं एक स्वरित्र कंपायमान वस्तु। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाएंगे हम लोग स्वरित कंपायमान वस्तु। तो ये दोस्तों बन गया एक स्वरित्र कंपायमान वस्तु, और यहाँ से इस तरीके से बहुत सारी ऐसे ऐसे इस तरीके से ये कंपायमान वस्तु है। अब यहाँ पर दोस्तों एक यांत्रिक तरंगों के रूप में चीज़ें निकलती हैं। तो कैसे निकलती हैं फ्रेंड्स? अलग अलग दोस्तों पेन से हम लोग दर्शाएंगे। पहले रेड से दर्शाएंगे, तो पहले दोस्तों इस तरीके से रेड के रूप में निकलती हैं।
इस फा में दोस्तों चलती हैं ये सघन और विरल के तरीके से निकलती हैं ये किरणें। ये तरंगे हैं दोस्तों, ये ध्वनि तरंगे बोलते हैं। इस तरीके से। अब दोस्तों दूसरे पेन से दर्शाएंगे तो उसे ब्लैक लिखेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को चित्र भी बनाना है, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करना है दोस्तों। जिस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, ये रेड है, ये ब्लैक है दोस्तों। यदि आप लोगों के पास रेड ना हो तो इन्हें ब्लू और ब्लैक के तरीके से बना सकते हैं। ये 4 लेयर में बनाए जाएंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों फिर से रेड लिख लेते हैं, क्योंकि 4 लेयर में चीज़ें बननी हैं। अब आइए फिर से ब्लैक कर लेते हैं। इस तरीके से फिर से ब्लैक स्पॉट बना लेंगे। फिर से रेड और ब्लैक के लेयर में दोस्तों हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से तरंगें जो हैं वो संचरित होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। अब दोस्तों इनका नामकरण कर देते हैं। तो इनका नामकरण संस्कार क्या होगा? आइए दोस्तों, जो जिसके सामने है, ये दोस्तों इसे सी बोलते हैं, ये वाला आर है, ये वाला फिर से सी है, और ये वाला फिर से आर होता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ये सी आर क्या होता है और किस तरीके से ये चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों जो सी होता है वो क्या होता है? कंपायमान वस्तु के द्वारा संपीड़न में जब होता है दोस्तों, तो विरलन यानी आर की श्रेणी में विरल होता है और सी की श्रेणी में सघन होता है दोस्तों। तो सी की श्रेणी में दोस्तों क्या है? सघन है। ये क्या है? विरल है, दूर दूर है दोस्तों, ये विरल हो जाता है। तो दोस्तों सघन और विरल के तरीके से ध्वनि जो है वो आगे की ओर बढ़ती हैं दोस्तों, आगे की ओर कंपायमान होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं इसी के सामने। ये दोस्तों इस तरीके से एक हुक बना देते हैं, यहाँ से होता है। अब यहाँ से एक स्प्रिंग निकलती है, इस तरीके से इस स्प्रिंग चलती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक स्प्रिंग होती है। ये इसकी क्या है? सामान्य अवस्था है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग की सामान्य अवस्था, स्प्रिंग की सामान्य अवस्था। तो ये दोस्तों है स्प्रिंग की सामान्य अवस्था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे सघन होगा और कहाँ से विरल होगा। तो दोस्तों ये स्प्रिंग की बन जाती है कौन सी? ये है सघन अवस्था, जिसे सी से लिखते हैं। ये दोस्तों है विरल अवस्था, जिसे आर से लिखेंगे। ये फिर से सघन हो जाएगा, ये फिर से आर हो जाएगा, ये फिर से सी हो जाएगा, ये फिर से आर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग दर्शा देते हैं एक पॉइंट के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं हम लोग
कि सी बराबर क्या है, सघन माध्यम है, और आर बराबर दोस्तों क्या है, विरल माध्यम है। तो दोस्तों हम लोग समझ लेंगे सी बराबर सघन और आर बराबर विरल है। अब ये दोस्तों देख लेते हैं, स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो दोस्तों क्या है, स्प्रिंग में कौन सी तरंग है, तो दोस्तों स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जब एक वस्तु कंपन करती है, जब एक वस्तु कंपन करती है, जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु, तब अपने आसपास की वायु आसपास की वायु को संपीड़ित करती है, वायु को संपीड़ित करती है, वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व, इस प्रकार एक उच्च घनत्व, इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है, या दाब का क्षेत्र बनता है, उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है, जिसे संपीड़न सी कहते हैं, जिसे संपीड़न संपीड़न सी कहते हैं। जिसे संपीड़न सी कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पर संपीड़न होता है और कहाँ पर विरलन होता है। दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा सघन माध्यम होता है वहीं पर दोस्तों संपीड़न होता है, और जहाँ पर दोस्तों विरल माध्यम होता है वहीं पर विरलन होता है। तो आइए दोस्तों बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, ब्लैक पेन और रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जहाँ पर ज़्यादा घनत्व होगा, ज़्यादा दोस्तों संपीड़न होगा, वहाँ पर ज़्यादा घनत्व होगा, यानी इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे। अभी और थोड़ा बढ़ा लेते हैं दोस्तों संपीड़न की स्थिति को। संपीड़न की स्थिति को दोस्तों इस तरीके से बढ़ा देते हैं। जहाँ ज़्यादा तरंगें पास पास होती हैं वह अवस्था संपीड़न होती है, और दोस्तों विरलन अवस्था बना देते हैं। इस तरीके से दूर दूर होती है विरलन अवस्था। विरलन अवस्था ऐसे दूर दूर चलती है। फिर से दोस्तों जो संपीड़न अवस्था आएगी फिर से एकदम से नियरेस्ट रहेगी, पास पास चलेगी। ये दोस्तों संपीड़न अवस्था होती है, एकदम से पास पास चलती है। और इस तरीके से दोस्तों फिर से यहाँ पर विरलन अवस्था आएगी और एकदम से मौज मस्ती करती हुई ऐसे दूर से दोस्तों एकदम से लहराती हुई निकल जाएगी ऐसे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये संपीड़न है। ये संपीड़न है फ्रेंड्स। ये विरलन है। ये फिर से संपीड़न है। ये फिर से विरलन है।
तो इस माध्यम में दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं दोस्तों। जहाँ पर संपीड़न होता है वहाँ पर ज़्यादा घनत्व होता है। लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा घनत्व, ज़्यादा घनत्व हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर कम घनत्व हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती दोस्तों। ध्वनि कैसे चलती है, इस तरीके के डायरेक्शन में दोस्तों चलती है। ये क्या है, ये ध्वनि का संचरण है, ध्वनि का संचरण है दोस्तों। ये इस तरीके से ये ध्वनि संचरित होती है दोस्तों। ये इसके माध्यम है, सघन और विरलन माध्यम में इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। ध्वनि का संचरण माध्यम में दोस्तों कहाँ पर है, ध्वनि का संचरण किस में हो रहा है फ्रेंड्स, माध्यम में भैया हो रहा है। ध्वनि का संचरण माध्यम में होता है, माध्यम उसका उत्तरदायी होता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का पॉइंट क्या होगा। आइए दोस्तों आगे का पॉइंट लिख लेते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है, संपीड़न वह क्षेत्र है, संपीड़न वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण, जहां माध्यम के कण, संपीड़न वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण पास पास आकर, पास पास आकर दाब बनाते हैं, पास पास आकर दाब बनाते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर जाता है, यह संपीड़न कंपमान वस्तु से, कंपमान वस्तु से, वस्तु से दूर जाता है। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर की ओर जाता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंप करती है, जब कंपमान वस्तु, कंपमान वस्तु पीछे की ओर, पीछे की ओर कंपन करती है, कंपन करती है, पीछे की ओर कंपन करती है, तब एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है, तब एक निम्न दाब क्षेत्र, तब एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जिसे, बनता है जिसे विरलन, जिसे विरलन, जिसे आर से लिखते हैं, जिसे विरलन आर से लिखते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जब वस्तु आगे तेजी से कंपन करती है, जब वस्तु आगे तेजी से कंपन करती है, तेजी से कंपन करती है, जब वस्तु आगे तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न, तब हवा में संपीड़न, तब हवा में संपीड़न और विरलन की श्रेणी, संपीड़न और
विरलन की श्रेणी संपीड़न और विरलन की श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है, बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका अंतिम पॉइंट। तो फ्रेंड्स अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट क्या है? ध्वनि तरंग का संचरण, ध्वनि तरंग का संचरण, ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण होता है, घनत्व परिवर्तन का संचरण होता है, संचरण होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ध्वनि जो है वो आगे की ओर बढ़ती है और कंपन करती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और इसका स्टार पॉइंट। तो फ्रेंड्स इस स्टार पॉइंट देख लेते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ, हिंदी में ध्वनियाँ दो होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ दो होती हैं दोस्तों। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। दोस्तों ये भी ध्वनियाँ हैं और इन ध्वनियों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा है जो इससे एक किसी कंपायमान वस्तु से उत्पन्न होती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का एसआई पद्धति का मात्रक, एसआई पद्धति का मात्रक, मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज दोस्तों जिसे एच जेड से लिखते हैं, हर्ट्ज होता है। दोस्तों कितना होता है? हर्ट्ज होता है। ध्वनि की ध्वनि की आम एसआई इकाई, आम एसआई मात्रक डेसिबल होता है, डेसिबल होता है जिसे डीबी से लिखते हैं, डेसिबल होता है जिसे डीबी से लिखते हैं, डीबी से लिखते हैं। तो दोस्तों ये है ध्वनि का मात्रक और दोस्तों इसे क्या है? इसे डेसिबल यानी स्केल पैमाने पर मापा जाता है। एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल दोस्तों देख लेते हैं। एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड होता है, 0.01 सेकेंड होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने ध्वनि के बारे में काफ़ी सारी दोस्तों चर्चा कर ली है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, बचे हुए टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।